हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों को, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज हम 6 पार्ट शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का। और आज मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ाने वाला हूं। लेकिन कूलम लॉ से पहले बच्चों, कूलम लॉ की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो आपको पहले मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली कूलम लॉ ना पढ़ाकर मैं कुछ पहले कूलम लॉ के कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कराऊंगा, उसके बाद मैं कूलम लॉ आपकी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज का हमारा थ्योरेटिकल चलेगा सारा का सारा, और अगली वीडियो में फिर हम कूलम लॉ और परमिटिविटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज पूरा थ्योरेटिकल आपको समझना है, तो कॉपी पेन ले लो। और आप अगर वीडियो देख रहे हो और आप न्यू बच्चे हो कोई, तो शेयर करो अपने दोस्तों को भी। और साथ ही साथ अगर मेरी पुरानी वीडियो देखनी है तो आपको टाइप करना है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12th आरकेसी ऑनलाइन स्टडी। तो मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनकी भी मदद करिए। ठीक है, तो बच्चों इसी नोट के साथ, इसी बात के साथ शुरू करते हैं टॉपिक। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिखे हुए पॉइंट्स, और पॉइंट फटाफट रीड करते हैं। और जरा कॉपी पेन अभी छोड़ दो और जरा पॉइंटों को समझो। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गए तो लिखना फिर खुद से ही आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1785 यानी कि 1785 में द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स अगस्टिन कूलम, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलम। उन्होंने दो चार्जेस लिए और दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करी। और उन्होंने एक डिवाइस की वजह से वो फोर्स ढूंढ ली और वो फोर्स कैलकुलेट कर ली। उस फोर्स का फॉर्मूला बना दिया, F = K Q1 Q2 by R², जो कि आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। और वो डिवाइस होता है बच्चों, वो होता है टॉर्शन बैलेंस। क्या होता है? टॉर्शन बैलेंस। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या तो मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। तो इस तरीके का आपका टॉर्शन बैलेंस होता है। तो टॉर्शन बैलेंस पे आप दो चार्ज रख सकते हो किसी दूरी पर, दो चार्ज बॉडी रख सकते हो किसी दूरी पर, और फोर्स को नाप सकते हो। तो ये सबसे पहले जो करा था वो चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने करा था। पॉइंट नंबर टू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज बॉडीज। जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है, वो ओनली चार्ज बॉडी पे लगती है। किस पे लगती है बच्चों? चार्ज बॉडी पे। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई प्लस की चार्ज बॉडी होगी, कोई माइनस की चार्ज बॉडी होगी, ये एक दूसरे को खींच लेगी अपनी तरफ। कोई मेरे पास प्लस की बॉडी होगी, कोई मेरे पास प्लस की बॉडी होगी, ये एक दूसरे से दूर भागेगी। कोई मेरे पास माइनस की बॉडी होगी, कोई मेरे पास माइनस की बॉडी होगी, तो एक दूसरे से दूर भागेगी। ठीक है, यहां पे रिपल्शन फील होगा, यहां पे रिपल्शन फील होगा, पर यहां पे क्या फील होगा? अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं कोई न्यूट्रल बॉडी की बात करूं, तो यहां पे नो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा आपको, नो अट्रैक्शन। यानी कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या होता है? चार्ज बॉडी पर होता है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ द चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब चाहे आपके पास 2 प्लस चार्ज हो, चाहे आपके पास 2 माइनस चार्ज हो, चाहे 1 प्लस हो, चाहे 1 माइनस हो, उनका जो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलो बच्चों देख लेते हैं। अगर मेरे पास 2 प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को किसी r दूरी पर रखा है, तो ये दूर भगा रहे होंगे। देखो एक दूसरे के अपोजिट फोर्स मार रहे हैं। इसकी फोर्स अपोजिट लग रही है, इसकी फोर्स अपोजिट लग रही है। अगर मेरे पास एक प्लस है और एक माइनस है, तो कोई r दूरी पर रखा है, लेकिन ये माइनस वाला इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा और प्लस वाला उधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। माइनस वाला इधर की तरफ, प्लस वाला उधर की तरफ, अपोजिट ही तो जा रहे हैं, एरो अपोजिट है ना बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस है किसी r दूरी पर रखे हैं, तो माइनस, ये वाला माइनस इसको यहाँ भगाएगा, ये वाला माइनस इसको यहाँ भगाएगा। इसका मतलब बोथ द फोर्सेस, चाहे वो प्लस प्लस के हो, चाहे वो प्लस माइनस के हो, चाहे वो प्लस प्लस के हो, हमेशा एक दूसरे को दूर भगाते हैं और अपोजिट भगाते हैं। और बच्चों इनका जो भगाने का मैग्नीट्यूड होता है वो भी सेम होता है। इनका जो ये फोर्सेस मारने का मैग्नीट्यूड होता है वो भी सेम होता है। यानी कि फोर्स की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे 10 न्यूटन होगी तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन होगी, यहाँ पे 20 न्यूटन होगी तो यहाँ पे भी 20 न्यूटन होगी, यहाँ पे 30 न्यूटन होगी तो यहाँ पे भी 30 न्यूटन होगी। तो बच्चों पॉइंट नंबर डी ये बता रहा है कि बोथ द फोर्सेस जो होगी उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, और बच्चों पॉइंट नंबर ई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपके पेपर में ये आता है कि इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द एक्शन रिएक्शन पेयर। तो हाँ जी, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है,
एबव 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको क्या जानकारी मिली? 3 पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा किस पे लगेगी? चार्ज बॉडी पे लगेगी। जो आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो एक दूसरे के हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी। और जो फोर्स होगी उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम होगा। उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तो इन 3 पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो न्यूटन की थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं बच्चों। ये न्यूटन की थर्ड लॉ होती है, जो आप पे जितना फोर्स मारेगा तो वो दूसरा बंदा भी आप पे उतना ही फोर्स मारेगा। एनी एक्शन इज अ अपोजिट रिएक्शन, एनी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होगा। तो बिल्कुल बच्चों वही तो हो रहा है। देखो प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर माइनस उधर की तरफ जा रहे हैं, प्लस उधर की तरफ जा रहे हैं। माइनस माइनस भी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं और वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए ये जो 3 पॉइंट है, एबव 3 पॉइंट्स कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये कभी कभी आपके पेपर में 2 मार्क्स में आ जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों कहते हैं। तो आपको सिर्फ 3 लाइनें लिखनी है बच्चों। पहली लाइन लिखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज बॉडी पे लगती है। दूसरी लाइन आपको लिखनी है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज और बोथ द चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर। और तीसरा लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेज आर सेम। जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। हाँ बच्चों, वो अलग बात है, आपके मन में अगर सवाल आ रहा होगा कि अगर यहां पे प्लस का 2q ले लूं और यहां पे 1q ले लूं, यहां पे 1q, हाँ तब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो चार्जेस अगर सेम लोगे, चार्जेस अगर QQ लोगे, QQ लोगे, तभी मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। लेकिन चार्ज अगर आपने अलग अलग ले लिया तब मैग्नीट्यूड बराबर नहीं आएगा। तो ये बात याद रखना। ये वाला सिर्फ अगर ये कंडीशन एक्शन रिएक्शन पेयर आपको बोलनी है तो आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम लेना होगा। यहाँ पे Q लोगे तो यहाँ पे भी Q लोगे, यहाँ पे Q तो यहाँ पे Q, यहाँ पे Q तो यहाँ पे Q। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और एक क्वेश्चन भी आपका बन चुका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों होता है। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर में आपको ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं ऊपर के। तो क्लियर हो गई आपको ये चीज। चलो बच्चों अब अगला पॉइंट करते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेके इसको नोट करो, फिर अगला पॉइंट करते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेके नोट करो, फिर अगला पॉइंट करते हैं। ओके बच्चों, जरा F पॉइंट और G पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट। FG ठीक है। तो FG, तो यहां पे आपके पास क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास यहां पे कोई प्लस का Q चार्ज है और आपके पास यहां पे कोई प्लस का Q चार्ज है, तो यहां पे सेंटर होगा, यहां पे सेंटर होगा, तो हमेशा जो फोर्स लगेगी वो सेंटर टू सेंटर लगेगी। हमेशा जो फोर्स लगेगी वो सेंटर टू सेंटर लगेगी। दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे किसी r दूरी पर, है ना भाई। तो हमेशा सेंट्रल फोर्स ये सेंटर टू सेंटर जुड़े हुए रहते हैं। अगर चार्जेस मुझे ऐसे मिल जाएंगे, प्लस का Q मिल जाएगा और माइनस का Q मिल जाएगा ऐसे, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर आपस में जुड़ा हुआ रहेगा और ये एक दूसरे को इस फोर्स से ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा बच्चों कि यहाँ पे कोई प्लस का चार्ज है और यहाँ पे कोई प्लस का चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक का ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है, एक का ऐसा अट्रैक्शन। ये बिल्कुल रॉन्ग वे है, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है। राइट वे आपका ये होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, जो डायरेक्शन होती है फोर्सेस की, इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। जो 2 चार्जेस के सेंटर से काट के जो लाइन जाएंगी वहीं से फोर्स पास होती है और कहीं से फोर्स पास नहीं होती, और कहीं से फोर्स पास नहीं होती है। और बच्चों ये जो G पॉइंट है ये बताता है, ये कंक्लूड करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी सेंट्रल फोर्स है। तो एक क्वेश्चन आपका और रेडी हो गया कि आपसे पूछा जा सकता है इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस। तो ये आपका आंसर होगा कि हमेशा जो डायरेक्शन होती है फोर्सेस की वो दो पॉइंट ऑफ सेंटर से क्रॉस होके जाती है और टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। सिंपल है, आ गया समझ में। उसके बाद बच्चों आपके पास H पॉइंट आता है, तो इस साइन का मतलब समझिए, इसको आपको कैपिटल E नहीं बनाना है ना तो छोटा E बनाना है, इसको आपको ऐसे ही बनाना है और इसको एप्सिलॉन कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या होता है? इस एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहते हैं। इस एप्सिलॉन को असल में कहते क्या है? इस एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी आपसे, परमिटिविटी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना बता देता हूं, कि चार्ज के बीच का वो मीडियम जो फोर्स को कम या ज्यादा कर देता है,
ठीक है, दो चार्जेस के बीच का वो मीडियम जो फोर्स को कम या ज्यादा कर देता है, वो मीडियम आपका परमिटिविटी कहलाता है, वो मीडियम आपका परमिटिविटी कहलाता है। बाकी आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, कूलम लॉ के बाद इसको ही डिस्कस करना है हमको, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो। और बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है उसे आप एप्सिलॉन नॉट कहते हो। क्या कहते हो? एप्सिलॉन नॉट। जरा बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे? एप्सिलॉन नॉट बोलोगे। क्या बोलोगे? एप्सिलॉन नॉट। और एक होता है बच्चों एप्सिलॉन, नॉर्मल एप्सिलॉन, या तो आप इसको एप्सिलॉन एम भी कह सकते हो, एप्सिलॉन एम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एप्सिलॉन नेट को, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। फ्री स्पेस का मतलब है या तो हवा के लिए या तो वैक्यूम के लिए, या तो हवा के लिए या तो वैक्यूम के लिए। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -11। क्या होती है? 8.854 इंटू 10 की पावर, आई एम रियली सॉरी, 12 होती है। कितनी होती है? 12। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। न्यूटन -2 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। अभी निकालना सिखा दूंगा यूनिट कैसे निकालते हैं, जब फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कूलम लॉ का तो आराम से यूनिट भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, मीडियम आपका पानी हो सकता है, मीडियम आपका कोई ऑयल हो सकता है, तो ये सब मीडियम में आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब मीडियम में क्या, मीडियम अब चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए कोई इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो एक और होता है बच्चों जिसको बोलते हैं ER, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं बच्चों से, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी का बच्चों एक और साइन है, इसको K से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? K से। और रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो चाहे आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, चाहे इसे ER से दिखाओ, चाहे K से दिखाओ, बात सेम है। और बच्चों इसका फॉर्मूला याद रखना, ER इज इक्वल टू EM अपॉन E0 होता है। ER इज इक्वल टू EM अपॉन E0। इसको प्रूफ करेंगे बच्चों, टेंशन मत लो, जैसे ही कूलम लॉ पढ़ाऊंगा तो कूलम लॉ में इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी वो आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी फिलहाल बता देता हूं। इट इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ, ऊपर क्या है? EM को क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरीके से हम ER को डिस्कस कर लेते हैं। और भी कुछ जरूरी चीजें हैं बच्चों जो इसके बारे में मुझे आपको बतानी है। और ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये कुछ डिस्कस कर लिए क्योंकि कूलम लॉ में यूज होने वाले हैं, तो मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई तकलीफ? तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और अब सारा का सारा डेटा आपने पढ़ लिया है, एप्सिलॉन समझ लिया है, एप्सिलॉन नॉट समझ लिया है, वैल्यू समझ ली है, EM समझ लिया है, ER समझ लिया है, ये सब समझ लिया है। अब आप कूलम लॉ पढ़ने के लिए तैयार हो, अब आप कूलम लॉ पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में ये पढ़ा दिया, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, वो जल्दबाजी में इसलिए पढ़ाया क्योंकि बच्चा वापस पढ़ाना है मुझे, ठीक है। कूलम लॉ के बाद दोबारा पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा था कि होता क्या है, क्योंकि कूलम लॉ में ये एप्सिलॉन नॉट यूज होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से ही थोड़ा आइडिया दे दिया आपको, ओके। तो क्या बोलते दिल में मत लेना ये बात कि पहले आपने पढ़ा दिया उसके बाद दोबारा पढ़ा रहे हो, डबल पढ़ाई, ठीक है। डबल क्या है? ट्रिपल भी करनी पड़ेगी, चौबल भी करनी पड़ेगी, 5 बार भी करनी पड़ेगी, जब तक आपको ना आए तब तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 12th में अच्छे मार्क्स लाने तो करना तो पड़ेगा। तो जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर कूलम लॉ स्टार्ट करते हैं बच्चों। जल्दी नोट करिए, फिर कूलम लॉ स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलो कूलम लॉ स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों डाला, नॉर्मल कूलम लॉ क्यों नहीं डाला? क्योंकि बच्चों कूलम्स लॉ आपका यूनिट नंबर 3 में भी आएगा, तो कूलम्स लॉ को मैग्नेटिज्म में भी पढ़ना है, तो वहां पे कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हेडिंग डलेगी, तो इसलिए यहाँ पे चार्जेस के लिए पढ़ना है तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मैग्नेट के लिए पढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो 2 बार आपको कूलम्स लॉ पढ़नी है, एक बार चार्ज के लिए, एक बार मैग्नेट के लिए। तो क्लियर है आपको इतना? वो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे, उसका भी पंगा नहीं है। तो बच्चों डेफिनेशन ना पढ़ते हुए मैं आपको टेक्निकल वे में मैथमेटिकली समझाता हूं क्या बात है। बात यह है कि यहां पे आप सिमिलर चार्ज ले लो या तो अलग अलग चार्ज ले लो, या तो आप सिमिलर चार्ज ले लो, ये मैंने Q1 ले लिया,
और ये मैंने प्लस का क्या ले लिया Q2। आप माइनस का भी ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस माइनस का भी ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और सेंटर से सेंटर ये एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा और ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा, और ये कुछ दूरी होगी r। ठीक है, तो बच्चों कूलम लॉ क्या बोलती है? कूलम लॉ ये बोलती है जैसे जैसे चार्ज बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ता रहेगा। इमेजिन करो मेरे पास दो चुंबक है, छोटे छोटे से दो चुंबक है, तो वो आपस में चिपकने के लिए उनको काफी नजदीक लाना पड़ेगा। अब मान लो ये पूरा क्लासरूम चुंबक है, मान लो ये पूरा क्लासरूम चुंबक है, तो इस क्लासरूम जो पूरा चुंबक है वो तो दूर दूर की चीजों को भी खींच लेगा। चुंबक को बढ़ाओगे तो चुंबक की फोर्स बढ़ेगी। बिल्कुल बच्चों चार्ज के साथ वही होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाते हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाते हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाते हो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बताओ मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डायरेक्टली की इनवर्सली, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। डायरेक्टली की इनवर्सली, तो आपका जवाब होगा डायरेक्टली। तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस यानी कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन बच्चों अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये Q2 को बहुत ज्यादा दूर रख दूं और दूरी बढ़ा दूं तो बच्चों अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फोर्स कम हो जाएगा। तो दूरी बढ़ाने पे फोर्स कम हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। ये किस में आती है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो हम लिख देंगे यहाँ पे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। ये 1/r का स्क्वायर बच्चों लिखना ही पड़ेगा, न्यूटन बाबा की देन है ये। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं इसे। तो इनवर्स स्क्वायर रूल न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ने कहां से कॉपी करा था इसे? न्यूटन ने केपलर से कॉपी करा था। केपलर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, केपलर का प्लैनेटरी मोशन। तो उसमें जो थर्ड लॉ है, उस थर्ड लॉ के हिसाब से न्यूटन ने ये 1/r स्क्वायर प्रूफ करा था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी पता होगी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो वेयर ठीक है, वेयर K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। या तो आप इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह सकते हो, या तो आप इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी कह सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये K ना काफी डिस्कस करा गया कि यार K की वैल्यू क्या रखे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हर फिजिक्स के डेरिवेशन में K की वैल्यू को 1 रख देता है। पर काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, काफी कूलम ने एक्सपेरिमेंट करे, टॉर्शर बैलेंस जो डिवाइस दिखाया था उसमें काफी एक्सपेरिमेंट करे, और काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने K की वैल्यू निकाली 1/4πε0। ये उसने K की वैल्यू निकाली। तो K की वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0। तो अगर मैं K की वैल्यू बच्चों यहाँ पे डालूं तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये आपका कूलम लॉ का बच्चों फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हो गई बात यहाँ पे खत्म। लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये असल में किसके लिए है? ये फॉर्मूला जो है ये असल में फॉर एयर और वैक्यूम के लिए है, बस फॉर एयर और वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा है। तो एयर और वैक्यूम के लिए तो बच्चों ये होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मीडियम के लिए बताओ, फॉर मीडियम, अगर मैं इन दो चार्ज को तेल के अंदर डाल दूं, यहाँ पे मेरे पास पानी है, ये वाटर हो गया मेरे पास, ये हो गया H2O, तो मैंने Q1 और Q2 को ना पानी में डाल दिया, ठीक है, किसी R दूरी पे, या मैंने इनको क्या करा, या मैंने इनको ऑयल में डाल दिया, किसी तेल में डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने Q1 और Q2 को किसी तेल में डाल दिया, ये R हो गया। तो तब तो मीडियम आ गया बच्चों, मीडियम आ गया ये। तो मीडियम के लिए क्या करना है? मीडियम के लिए बच्चों मैंने एक रिलेशन आपको अभी बताया था। मीडियम के लिए क्या करना है? एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी नोट में बताया था मैंने आपको। तो बताओ EM क्या हो जाएगा बच्चों? EM हो जाएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो हो जाएगा मीडियम के लिए। मीडियम के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन R। ये भैया इधर भेज दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, समझ रहे हो ना बात को? इसका मतलब यहाँ पे मीडियम के लिए EM लिख दूंगा मैं। क्या लिख दूंगा? EM। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε M
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और बच्चों एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन एम की वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं एप्सिलॉन एम की जगह पे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन एम की जगह पे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरा एक और रिलेशन बन जाता है मीडियम के लिए। ये हवा के लिए बनता है बच्चों, हवा और वैक्यूम के लिए आप ये वाला यूज करोगे और मीडियम के लिए आप ये वाला यूज करोगे। ठीक है, बोर्ड में आ रहा है ये पूरा, हमें बार बार बोर्ड चेक करना होता है। ठीक है, ओके चलो ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो क्या क्या करा बच्चों? चार्जेस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। चार्जेस की दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। दोनों के जोड़ेंगे तो ये आएगा कांस्टेंट। हमने के माना, के को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये के की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, के की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो ये एयर और वैक्यूम के लिए बन गया। तो एयर और वैक्यूम के लिए ये यूज करोगे। और मीडियम के लिए बच्चों अगर मैं किसी तेल में डाल दूं, किसी पानी में अगर चार्जेस को डाल दूं, तो मीडियम के लिए भी तो मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मीडियम के लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा। लेकिन ईएम की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो ईएम की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ईएम अपॉन ई नॉट होता है। तो ईएम के लिए क्या हो गया? ई नॉट वहां डिवाइड होने के लिए चला, मल्टीप्लाई होने के लिए वहां चला जाएगा। तो ईएम मल्टीप्लाई ई नॉट, ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो ये फॉर्मूला रेडी हो गया। तो ज्यादातर मुझे ई आर की वैल्यू गिवन होती है और ई नॉट की वैल्यू मेरे पास गिवन होती है। अभी मैं ई नॉट और ये सब की वैल्यू लिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charges, is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है, ध्यान रखनी है और ये रिलेशन को आपको नोट करना है। तो जल्दी जल्दी बच्चों आप रिलेशन नोट करो, फिर मैं कुछ छोटी मोटी चीजें और बताता हूँ इसमें। जल्दी जल्दी रिलेशन नोट करो बच्चों, प्यारे बच्चों, सुंदर से बच्चों, जल्दी जल्दी रिलेशन नोट करो। ओके, हो गया। देखो कुछ और बातें बताता हूं बच्चों नोट में, कुछ हमारा प्यारा सा सुंदर सा नोट। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कूलम लॉ के जब क्वेश्चन करने होंगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला इतना बड़ा है, चार्जेस दे रखे होंगे, दूरी दे रखी होगी, तो बच्चों हमें पता होना चाहिए ना कि यार इसकी कोई फिक्स वैल्यू अगर मिल जाए तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पर फॉर न्यूमेरिकल्स जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे बच्चों तो न्यूमेरिकल्स के लिए f इज इक्वल टू 1/4 की वैल्यू 4 डाल दोगे, पाई की वैल्यू 22/7 डाल दोगे। और बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका। ये मैंने 4 लिख दिया, ये 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने डाल दी। अगर बच्चों ये पूरा सॉल्व करूं, ये पूरा हिस्सा सॉल्व करूं तो बच्चों ये आता है आपका 9 इंटू 10⁻9 के बराबर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो न्यूमेरिकल के लिए कितना आसान हो गया, पर ये याद रखिए ये सिर्फ वैक्यूम के लिए है। किसके लिए? वैक्यूम के लिए, ये मीडियम के लिए नहीं है। तो ये याद रखना, मीडियम के लिए तो यार कुछ अलग ही केस बनेगा, लेकिन मैं वैक्यूम का बता रहा हूं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ज्यादातर पेपर में 90% वैक्यूम के ही क्वेश्चन आते हैं, करीबन 10% हो सकता है कि मीडियम के क्वेश्चन आ जाए, तो मीडियम के क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे। तो वैक्यूम के लिए देखो शॉर्टकट याद रखो। अब देखो कितना आसान बन गया, Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी होगी, आर की वैल्यू दे रखी होगी, इस नंबर से मल्टीप्लाई करा देना और आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो देखो आपको कितना बड़ा सॉल्व करना पड़ता है ये पूरा सॉल्व करते। तो इसकी वैल्यू याद रखो, इसकी वैल्यू याद रखो, ये के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है 4 इंटू 3.14 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9, ये वैल्यू होती है बच्चों इसकी। और इसकी यूनिट होती है, अभी यूनिट निकालना सिखाऊंगा फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो ये इसकी यूनिट होती है। यही तो के की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है, यही के की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली और फॉर्मूला हमारा ये बन गया। तो ये मैं न्यूमेरिकल के लिए समझा रहा हूँ आपको कि न्यूमेरिकल के लिए आप शॉर्टकट ऐसे मार सकते हो, जो अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो बच्चों थोड़ी सी बात और एप्सिलॉन नॉट की करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसके डायमेंशन की बात करते हैं फटाफट, जो कि पेपर में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर आगे करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए।
ओके बच्चों, तो यूनिट निकालता हूँ, डायमेंशन। अगर आपको आता है तो एक बार आप ट्राई करिए, ठीक है, एक बार आता है तो ट्राई करिए, ट्राई लेट्स ट्राई। ओके बच्चों, ठीक है, चलो साथ साथ करते हैं हम। तो यहाँ पे मुझे बेसिक फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मुझे पता है 1/4 पाई जो है वो कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट तो एप्सिलॉन नॉट भी है, पर अभी उसे यूज करना है, तो ये कांस्टेंट को हटा देते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बन जाएगा। मुझे एप्सिलॉन नॉट से मतलब है, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे, एफ को नीचे ले जाएंगे बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर बन जाएगा। जरा यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों। चार्ज की यूनिट क्या होती है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए मुझे। चार्ज की यूनिट कूलम, दो चार्ज है तो यहाँ पे कूलम इंटू कूलम करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कूलम स्क्वायर और न्यूटन और मीटर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को बच्चों ऊपर लाता हूं तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये बनेगी इसकी यूनिट। और वैल्यू के साथ लिखें तो बच्चों वैल्यू हो जाएगी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। देखो कितना आसान हो गया। तो आपको कोई यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट को कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं डायमेंशन की। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया। तो बच्चों चार्ज का डायमेंशन यार आपको मालूम होना चाहिए। तो चार्ज के डायमेंशन के लिए आपको ये पता है, करंट का फॉर्मूला Q/T वाला, ये तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्योंकि Q का डायमेंशन निकालना है मुझे। बताओ आपने क्लास 11th में डायमेंशन पढ़ा होगा, तो मास के लिए डायमेंशन को कैपिटल एल लेते हैं, लेंथ के लिए डायमेंशन को कैपिटल एल लेते हैं, टाइम के लिए कैपिटल टी लेते हैं, करंट के लिए क्या लेते हैं, एम्पियर। तो चार्ज के, तो करंट के लिए डायमेंशन होता है एम्पियर और टाइम के लिए डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80। क्लियर है बात। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, 80। ऐसी फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालते हैं बच्चों, फोर्स का डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और आपको एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा मुझे, तो कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें, चलो यहाँ से शुरू करते हैं वेलोसिटी से। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का बच्चों v होता है, डिस्टेंस के लिए l लेते हैं, टाइम के लिए t लेते हैं। तो ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, मैं बस ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है, वैसे आपको आता होगा, ठीक है, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू LT-1 होता है, डिस्टेंस के लिए l लेते हैं, टाइम के लिए t लेते हैं, v का पता चल गया। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बच्चों। तो वेलोसिटी का देखो निकाल चुके ना, LT-1, तो ये हो जाएगा LT-1 और नीचे आ जाएगा बच्चों कैपिटल T ऊपर जाके माइनस का t बन जाएगा, तो LT-2 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना मालूम होना चाहिए। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या लेते हैं, डायमेंशन कैपिटल M, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लेते हैं, LT-2। तो टोटल मिला के फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, टोटल मिला के फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए तो L लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा L होता है। तो देखो फोर्स का डायमेंशन निकाल दिया MLT-2, चार्ज का 80 होता है और MLT-2, ये दोनों मैंने बेसिक बताया कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं बच्चों, और यहाँ पे एक चार्ज के लिए 80, ठीक है, दूसरे चार्ज के लिए भी 80, दो चार्ज है ना तो 2 बार 80 आएगा। फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, फोर्स के लिए आ जाएगा MLT-2, और L के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा, स्क्वायर है ना तो L2 आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, M को अगर ऊपर लेके जाऊं तो ये M-1 आ जाएगा, M-1 आ जाएगा, ये L3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा, ठीक है। ये T अगर ऊपर जाता है तो प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो 2 T और है ऊपर, तो T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। तो बच्चों ये डायमेंशन निकलेगा आपका एप्सिलॉन नॉट का, जो कि पेपर में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो M गया ऊपर और L हमारा गया ऊपर, 3 हो गया, ठीक है, और ये ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये होगा यूनिट एप्सिलॉन नॉट की, और ये हो गया डायमेंशन, जो कि पेपर में
हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। तो ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। उसके बाद आगे करते हैं, जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। उसके बाद आगे करते हैं, जरा थोड़ा परमिटिविटी के बारे में समझते हैं, थोड़ा परमिटिविटी के बारे में समझेंगे। अब कूलम लॉ मैंने पढ़ा दिया आपको, कूलम लॉ इतना ही है, नोट डाउन करिए इसे। ओके बच्चों, चलो नया टॉपिक शुरू करें। कूलम्स लॉ का एंड हुआ, आपको बहुत इजी लगा होगा कूलम्स लॉ, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं होता, घबराने वाली बात नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। उसको कैसे दिखाओ, या एप्सिलॉन आर से दिखाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन बच्चों मैं आपको शब्द समझाना चाहता हूं कि पहले परमिटिविटी एग्जैक्टली होता क्या है। तो परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स बताती है कि कम है कि ज्यादा है, उसको परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, जो दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है कि कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है। क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चों इसके कुछ फैक्टर्स आते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। फैक्टर्स ऑफ परमिटिविटी, फैक्टर्स ऑफ परमिटिविटी। तो भैया पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्या, पहला ही फैक्टर है इसमें। तो पहला फैक्टर यह है कि अगर आप परमिटिविटी को बढ़ाते हो, अगर आप परमिटिविटी को बढ़ाते हो तो आपका जो फोर्स होगा चार्जेस का वो कम हो जाएगा। अगर आप मीडियम को बढ़ा देते हो तो दो चार्ज का बीच का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2, वो बेचारे सुंदर सुंदर से हवा में हैं, तो उनकी फोर्स अभी ज्यादा है, फोर्स अभी ज्यादा है, क्योंकि हवा में परमिटिविटी बिल्कुल कम होती है, हवा का मीडियम बिल्कुल कम होता है। लेकिन वही दो चार्ज अगर मैं ऑयल में डाल दूं तो यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि ऑयल की परमिटिविटी ज्यादा होती है। ऑयल का मीडियम ऐसा होता है, ऑयल की मीडियम की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि दो चार्ज की फोर्स को घटा देगी। तो यहाँ पे परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज्यादा है। ऑयल में परमिटिविटी और मीडियम ज्यादा होता है, इसलिए फोर्स कम हो गई। सिंपल सी बात है बच्चों। और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जो परमिटिविटी होती है वो आपकी मिनिमम होती है ओनली एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में होती है, और किसी में नहीं। परमिटिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा कम किस में होती है बच्चों? एयर और वैक्यूम में होती है, उसके अलावा किसी में भी नहीं होती। क्लियर हो गई आपको ये बात? अच्छे से क्लियर हो गई। तो बच्चों परमिटिविटी का मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो दो चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है कि कम है या ज्यादा है। बस इतना अपने दिमाग में रखो। और अगला जो मेरे पास मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो है डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे तक पूछा जाता है बच्चों ये डिफाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? तो रिलेटिव परमिटिविटी अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पे बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। ये बनी बच्चों इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये रेशियो होता है। और बच्चों इसके यूनिट की बात करें तो इसकी नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर यूनिट आती है तो कोई भी यूनिट नहीं होती है। आप इसको के से भी लिख सकते थे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता था। तो चाहे के से दिखाओ चाहे एप्सिलॉन आर से दिखाओ, उससे ये m होगा। तो चाहे एप्सिलॉन आर से दिखाओ चाहे के से दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बच्चों आते हैं इसके प्रूफ की बात कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्रूफ करें। तो प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। जल्दी जल्दी आप इस टॉपिक को नोट करिए, फिर हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। जल्दी जल्दी टॉपिक को नोट करिए, फिर इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। ओके बच्चों, नोट डाउन करो, फिर फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे।
ओके बच्चों, चलो डेरिवेशन करते हैं जो आपके पेपर में 2 मार्क्स में आ सकता है कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेरिवेशन करो। तो चलो फटाफट डेरिवेशन कर देते हैं। डेरिवेशन के लिए हमें कूलम्स लॉ याद रखना है। कूलम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। लेकिन कूलम्स लॉ को अगर मीडियम में पढ़ेंगे तो बच्चों क्या पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू 1/ε एप्सिलॉन नॉट m पढ़ेंगे, Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कंसीडर two charges Q1 and Q2 placed at a distance of r in vacuum। मैं 2 चार्ज को किस में ले रहा हूं बच्चों, वैक्यूम में ले रहा हूं, मतलब हवा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला वैक्यूम के लिए फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, है ना बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं सिमिलरली टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance of R, ठीक है। लेकिन इन मीडियम, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मीडियम लिख दिया बच्चों, मीडियम। ठीक है, तो मीडियम के लिए क्या बनेगा, मीडियम के लिए MED लिख देना। ठीक है, MED इज इक्वल टू 1/4π। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीडियम में एप्सिलॉन m आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा Q1 Q2 by R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को करा दो डिवाइड। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4π एप्सिलॉन m Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो चलो बच्चों इसे काट देते हैं फटाफट। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो क्या कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कटेगा, ये पूरा का पूरा कटेगा, ये 1/4π कट जाएगा, ये 1/4π कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m रह जाएगा बच्चों हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/ε0 और ये आ जाएगा 1/ε m। अब बच्चों आपको पता है कि जो डिवाइड में होता है वो नीचे आ जाता है, मतलब एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, और जो डिवाइड के यहाँ डिवाइड में होता है वो कहाँ चले जाता है, ऊपर चला जाता है। इसका मतलब एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ा है, डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कह सकते हो, एप्सिलॉन r अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। ये बन गया बच्चों आपका फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को टुकड़ों में तोड़ के भी लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख दो कि एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसको फोर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो फोर्स के टर्म्स में हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। ठीक है, तो अगर आपसे रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स के हिसाब से न्यूमेरिकल पूछता है तो फोर्स के हिसाब से वैक्यूम अपॉन मीडियम बन जाएगा। लेकिन अगर रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से पूछता है तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरीके से बच्चों हमें न्यूमेरिकल करना है। और देखो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया अच्छे से। तो नोट डाउन करें और मेरा मार्कर गिरते हुए, ठीक है, बिल्कुल सुपरमैन की तरह उड़ते हुए। तो जल्दी बच्चों नोट डाउन करो, उसमें कुछ नोट वाली बातें बताता हूं आपको। ठीक है, ओके, चलो नोट करके जरा कुछ बातें लिखो, नोट करके। ठीक है, तो हमारा सुंदर सा नोट ये है कि आपकी जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है फ्री स्पेस में वो कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻12। और यूनिट क्या बताई थी, याद करो, क्या थी यूनिट,
कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, धीरे धीरे याद हो जाएगी आप लोगों को भी, ठीक है, और मुझे भी। तो ये है। और दूसरी बात, ये तो हमेशा रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर आपसे रिलेटिव परमिटिविटी या के की वैल्यू पूछ ली, किसके लिए, हवा के लिए, या आपसे रिलेटिव परमिटिविटी या के की वैल्यू पूछ ली पानी के लिए, या आपसे रिलेटिव परमिटिविटी या के की वैल्यू पूछ ली मेटल्स के लिए, यानी कि कंडक्टर्स के लिए पूछ ली, ठीक है, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है। तो हवा के लिए अगर पूछता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो हवा के लिए बच्चों 1 होती है इसकी वैल्यू। वैसे 1 तो नहीं होती है, अगर बिल्कुल करेक्ट वैल्यू देखें तो होती है 1.0054 होती है, 1.00054 होती है, 054 होती है, लेकिन आप अप्रोक्स आप उससे 1 मान सकते हो। तो याद रखो, हवा के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, 1 होता है, और पानी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 80 होती है, ठीक है, और मेटल्स के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये 1 मार्क्स में कभी कभी आपके पेपर में आ सकता है बच्चों। तो क्लियर हो गया आपको, रिलेटिव परमिटिविटी अच्छे से क्लियर हो गया, प्रूफ करना आ गया, फॉर्मूला बना दिया। बस बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच्चा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जल्दी फटाफट वो डिफरेंस करते हैं, उसके बाद हमारी पूरी थ्योरी निमट जाएगी और फिर अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे इन सबके, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट करो, उसका डिफरेंस करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चों। ओके बच्चों, तो पहले सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, उसका डिसिमिलैरिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क होता है, तो चलो पढ़ते हैं फटाफट। तो पहली है, बोथ फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर रूल। न्यूटन बाबा का रूल ये दोनों फॉलो करते हैं, हमारे जो न्यूटन बाबा है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के की जगह पे 1/4 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो न्यूटन बाबा का स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला लिखूं, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है बच्चों, 9th में भी पढ़ा है, तो वो होता है G(m1m2 बाई आर स्क्वायर)। तो ये भी तो न्यूटन बाबा का इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है और ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है। सेकंड, बोथ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड चार्जेस। बिल्कुल, यहाँ पे जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और यहाँ पे जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे हाँ, मास और चार्ज का तो डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्ट तो हो रहा है ना, और वो भी प्रोपोर्शनैलिटी में प्रोडक्ट हो रहा है। और जिसके जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ाया था, पुरानी नहीं 5वीं वीडियो में पढ़ाया था कि हर मास वाली बॉडी के पास चार्ज होता है, पर हर मास वाली बॉडी के पास चार्ज नहीं होता है। तो हाँ, यहाँ पे मास भी प्रेजेंस होगा, मास के ऊपर ही तो चार्ज प्रेजेंस होगा, समझ रहे हो ना बात को। अब बताओ, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। अगर यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे Q हो गया, तो दोनों सेंटर टू सेंटर ऐसे फोर्स मारते हैं, ठीक है। तो बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। अगर यहाँ पे मेरे पास M1 हो गया बच्चों, M2 हो गया, तो ये भी सेंटर टू सेंटर ही तो एक दूसरे पे फोर्स मारते हैं बच्चों। हाँ, बस इनका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इनका फोर्स अट्रैक्टिव होता है, हमेशा इनका फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इनका फोर्स रिपल्सिव होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। ये मैंने डिफरेंस भी बता दिया आपको। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जिनको सिर्फ इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, आपको पाथ पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मुझे बताओ, क्या अभी मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होगी? बिल्कुल लग रही होगी। फ्लोर अगर एकदम से गायब हो जाए तो ना हो ऐसा, पर अगर गायब हो जाए तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अभी क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा है, तो पंखा अगर गिर गया तो जमीन में से थोड़ी ना कोई हाथ ऐसे निकले और पंखे को पकड़ के नीचे ले लिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इवन वैक्यूम में काम कर सकती है, हर जगह पे काम कर सकती है, हवा में काम कर सकती है, पानी में काम कर सकती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हर जगह पे लग सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हर जगह पे लग सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हर जगह पे लग सकती है, और दोनों की दोनों कंजर्वेटिव होती है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। बोथ ऑपरेट कैन बी इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी होता है और अलग अलग उसमें भी हो सकता है। अब बच्चों डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि ये अट्रैक्टिव होती है और ये रिपल्सिव होती है। और एक और डिफरेंस ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह के लिए कांस्टेंट है, बड़े जी की वैल्यू हर जगह के लिए कांस्टेंट है। जो बड़े जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। ये मछली जल की रानी है, पानी के अंदर रहती है, उसके अंदर भी इतना ही लग रहा होगा, ठीक है। कोई गुफा में बैठा है, उसके अंदर भी वही लग रहा होगा। कोई बाथरूम में बैठा है, उसके वहां पे भी जी की वैल्यू यही लग रही होगी। प्लैनेट्स में भी जी की वैल्यू यही लग रही होगी।
तो ये पूरा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये कभी बदलते नहीं है, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे हवा हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे कुछ भी हो, लिक्विड विक्विड, ये कभी नहीं बदलती है। लेकिन बच्चों आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल सकती है अलग अलग मीडियम में। हवा में सबसे ज्यादा होती है, तेल में पानी में डालेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो परमिटिविटी वाला केस आ जाता है ना, तो इसी वजह से। तो ये कुछ डिफरेंस भी मैंने आपको अभी समझा दिया, तो चलो फटाफट अब डिफरेंस नोट कर लो। तो पहले ये नोट करो फिर डिफरेंस नोट करेंगे। चलो पहले ये नोट कर लो फिर डिफरेंस नोट करेंगे। ओके चलो बच्चों, डिसिमिलैरिटीज पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, ठीक है, आखिरी टॉपिक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव होती है, ओनली हमेशा अट्रैक्टिव होती है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसमें दोनों का दम है बच्चों। इसका मतलब ये तो डॉन है, डॉन, जॉन बनेगा डॉन, पता है ना, जॉन बनेगा डॉन, तो ये जॉन बनेगा डॉन है असल में, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, पर ग्रेविटेशनल ओनली अट्रैक्टिव होती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। इस बार तो यार डॉन ग्रेविटेशन बन गया, क्योंकि ग्रेविटेशन को रद्दी पर भी फर्क नहीं पड़ता है कि कैसा मीडियम है, वो हर जगह पे सेम रहने वाला है, वो हर जगह पे सेम रहने वाला है। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर, पर यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है, अगर आप मटेरियल बदल दोगे, परमिटिविटी बदल दोगे, मीडियम बदल दोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बदल जाएगी। इसका मतलब यार इस बार तो हमारा जो रॉकी भाई है वो थोड़ा सा हार गया, ठीक है, डूब गया, थोड़ा सा हार गया, थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं किसकी जीत होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। जीत गया भाई दोबारा से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ज्यादा। अभी KGF 3 आने वाली है तो पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि अपने रॉकी भाई दोबारा से जीत गए, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, दोबारा से स्ट्रॉन्गर हो गए, चश्मा पहन के अपना बढ़िया सा, ये ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपकी डिसिमिलैरिटीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी बच्चों 2 मार्क्स में आती है, और बच्चों अगली वीडियो में मैं इनके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, परमिटिविटी के और कूलम्स लॉ के, फिर कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन, उसके न्यूमेरिकल्स, लिमिटेशंस, उसके बाद जाके चैप्टर खत्म होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। बस आप बने रहो रोज, और रोज वीडियो डल रही है तो बच्चों रोज आपकी भी ड्यूटी बनती है, चाहे आप रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, कभी पढ़ो, मुझे लेना देना नहीं है, पर पढ़ो, ठीक है। चाहे आप किसी से भी पढ़ो, मेरे चैनल से पढ़ो या किसी भी से भी पढ़ो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे से पढ़ो, किसी दूसरे का अच्छा लगता है तो किसी दूसरे से पढ़ो, पर पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अपने मम्मी पापा के पैसे वेस्ट नहीं करने हैं आपको, ठीक है। स्कूल फीस दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, नेट का खर्चा दे रहे हैं, कपड़े पहनने दे रहे हैं, लत्ता पहनने दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है बच्चों। तो उनका जो पैसा है, उनका जो प्यार है, उनको अच्छे से यूज करो बच्चों, ठीक है, और एक अच्छे इंसान बनो, सक्सेसफुल इंसान बनो, हमसे भी टॉप लेवल पे जाओ, ठीक है। एक गुरु का यही होता है, ठीक है, गुरु की जो फीस होती है वो यही होती है कि बच्चा जो है वो टॉप लेवल पे चला जाए, उनसे भी आगे चला जाए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ, इसी अच्छी बातों के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।